नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। आज हम डिजिटल मीडिया की दुनिया की एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं कि एक भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। सौरभ द्विवेदी का द ललन टॉप छोड़ना। ये सिर्फ एक एडिटर के नौकरी बदलने की खबर नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ब्रांड के चेहरे के अलग हो जाने की कहानी है। और जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर तो जैसे अटकलों का बाजार ही गर्म हो गया। बिल्कुल। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा है। कोई कह रहा है कि उन्हें निकाल दिया गया, कोई कह रहा है कि उन्होंने खुद छोड़ा। क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा, सवाल ही सवाल है। सही कहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पॉपुलर वेब सीरीज का फिनाले एपिसोड आ गया हो और सब क्लिफ हैंगर पर अटके हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारा मकसद यही है, हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं, हम उनके जरिए इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी गलतफहमी से जो शायद ज्यादातर दर्शकों के मन में है कि द ललन टॉप सौरभ द्विवेदी का अपना प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली सब तो यही मानते थे कि ललन टॉप सौरभ का ही है, उनका बनाया हुआ, उनका चलाया हुआ। लेकिन जो जानकारी हमारे सामने है वो इस कहानी को बिल्कुल अलग ढंग से बताती है। और मेरे ख्याल से ये इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या जानकारी ये बताती है कि सौरभ द्विवेदी ललन टॉप के फाउंडर यानी संस्थापक नहीं थे। अच्छा, संस्थापक नहीं थे? नहीं, वो फाउंडिंग एडिटर थे। ओह, और इन दोनों शब्दों में तो बहुत बड़ा फर्क है। जमीन आसमान का। फाउंडर वो होता है जिसका आइडिया होता है, जिसकी कंपनी होती है। फाउंडिंग एडिटर एक बहुत बहुत अहम पद है, लेकिन वो उस टीम का नेतृत्व करता है जिसे किसी और ने बनाया है। तो अगर आइडिया सौरभ का नहीं था तो फिर किसका था? ललन टॉप शुरू कैसे हुआ? यह आइडिया असल में इंडिया टुडे ग्रुप का था। इंडिया टुडे ग्रुप का? हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2016 में ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी ने डिजिटल स्पेस की बढ़ती ताकत को पहचान लिया था। अच्छा। वो देख रहे थे कि YouTube एक नया टीवी बनता जा रहा है और वहाँ एक खास तरह का दर्शक वर्ग है जिसे शायद पारंपरिक न्यूज चैनल अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे थे। बिल्कुल। और ललन टॉप उसी सोच का नतीजा था। लेकिन अगर ये इंडिया टुडे का प्रोजेक्ट था तो उन्होंने इसे इतनी अलग पहचान क्यों दी? मतलब ललन टॉप का अंदाज आज तक या इंडिया टुडे से बिल्कुल जुदा है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे वो इस कनेक्शन को जानबूझकर छुपा रहे थे। ये एक बहुत सोची समझी ब्रांडिंग रणनीति थी। वो जानते थे कि अगर इसे आज तक का छोटा भाई बनाकर पेश किया तो वही दर्शक मिलेंगे जो पहले से उनके पास हैं। एग्जैक्टली। उन्हें एक नया बाजार पकड़ना था। रिपोर्ट्स में इसके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल हुआ है। कौन सा? भदेस दर्शक वर्ग। भदेस, इसका क्या मतलब हुआ? यानी वो दर्शक जो देसी है, जमीनी है, जिसे बनावटी भाषा और स्टूडियो की चमक दमक से ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, जिसे सरल, बेबाक और सीधे दिल से की गई बात समझ आती है। सही पकड़ा। ललन टॉप को इसी दर्शक वर्ग के लिए बनाया गया था। इसकी ब्रांडिंग, इसका लोगो, इसका नाम, सब कुछ इसी रणनीति का हिस्सा था। और सौरभ द्विवेदी उस भदेस अंदाज का चेहरा बन गए। उनका बात करने का तरीका, वो बुंदेलखंडी लहजा, वो सब कुछ उस ब्रांड इमेज से परफेक्ट मैच था। तो आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि भदेस वाइब एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी थी और सौरभ उस स्ट्रैटेजी को चलाने के लिए एकदम सही चेहरा थे। बिल्कुल। इंडिया टुडे ने एक शानदार पावरफुल इंजन वाली गाड़ी बनाई और उस गाड़ी को चलाने के लिए उन्हें एक काबिल और करिश्माई ड्राइवर मिला। हाँ, सौरभ के पास एक टॉप मीडिया संस्थान के सारे संसाधन थे, पैसा, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, स्टूडियो, सब कुछ। और यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली लाइन सामने आती है, जो हमें मिली जानकारी में कही गई है। वो क्या है? सौरभ ने ललन टॉप को नहीं बनाया था, बल्कि ललन टॉप ने सौरभ द्विवेदी को बनाया था। एक मिनट, ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। इसका मतलब है कि जो चेहरा हम ब्रांड से जोड़ रहे थे, रिपोर्ट्स के हिसाब से वो खुद उस ब्रांड का एक प्रोडक्ट था। ये तो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसी एक लाइन में उनके अलग होने की कहानी की जड़ें छिपी है। कैसे? जब ये धारणा बदलने लगी, जब ड्राइवर को लगने लगा कि गाड़ी मुझसे है, मैं गाड़ी से नहीं, शायद तभी से मुश्किल शुरू हुई। ये बात वाकई हैरान करने वाली है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ इतना सेट था, इंडिया टुडे का सपोर्ट था, एक सफल पार्टनरशिप चल रही थी, तो फिर इस कामयाब रिश्ते का अंत हुआ क्यों? आखिर गलत क्या हुआ? देखिए, जब कोई इतना बड़ा चेहरा किसी इतने बड़े ब्रांड से अलग होता है तो वजह कभी एक नहीं होती। ये कई छोटी छोटी चीजों का नतीजा होता है जो वक्त के साथ बड़ी होती जाती हैं।
रिपोर्ट्स में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मनमानी एक्टिविटी। मनमानी एक्टिविटी मतलब ऐसे फैसले जो शायद संस्था के हिसाब से ठीक नहीं थे। बिल्कुल, कुछ ऐसे फैसले जो शायद कंपनी की बड़ी सोच से मेल नहीं खा रहे थे। जैसे कि मैंने भी नोटिस किया था कि पिछले कुछ समय से प्लेटफॉर्म का फोकस थोड़ा बदलता हुआ लग रहा था। गेस्ट इन द न्यूज रूम में फिल्मी मेहमान ज्यादा आने लगे थे। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा पहला उदाहरण दिया गया है अभिनेत्री गिरिजा ओक के इंटरव्यूज का। अच्छा, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंटरव्यू इतनी बार हुए हैं कि मैनेजमेंट को लगा कि ये जरूरत से ज्यादा हो रहा है। मतलब प्लेटफॉर्म के मूल चरित्र से भटक रहा है। हाँ, फिर एक और उदाहरण है जिसने काफी सुर्खियां बटोली थीं। आमिर खान का वो 7 घंटे लंबा इंटरव्यू। हाँ, वही। अब एक कंटेंट क्रिएटर के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 7 घंटे तक आमिर खान से बात करना कोई छोटी बात नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक संस्थान के नजरिए से सोचिए, इसे शूट करने, एडिट करने, चलाने में कितने संसाधन लगे होंगे, कितनी बड़ी टीम का समय लगा होगा। तो मैनेजमेंट में ये सवाल उठा होगा कि क्या ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सही फैसला था? शायद। लेकिन क्या इसे दूसरे नजरिए से नहीं देखा जा सकता? हो सकता है ये कंटेंट की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश हो। एक तरह का मार्केटिंग स्टंट। हाँ, जो ब्रांड के लिए लंबे समय में फायदेमंद होता। आपका पॉइंट सही है, हो सकता है यही सोच रहे हो। लेकिन बड़े संस्थानों में हर फैसले को सिर्फ कंटेंट के नजरिए से नहीं, बल्कि बिजनेस और स्ट्रैटेजी के नजरिए से भी देखा जाता है। और शायद यहीं पर क्रिएटर की सोच और कॉरपोरेशन की सोच में टकराव शुरू हुआ। लगता तो यही है, पर ये तो फिर भी कंटेंट से जुड़े फैसले थे। एक घटना ऐसी भी बताई जा रही है जिसने शायद लक्ष्मण रेखा पार कर दी। वो कौन सी? जावेद अख्तर और मौलाना नदवी के बीच हुई बहस को लल्लन टॉप पर मंच देना। ओ हाँ, वो तो बहुत संवेदनशील मुद्दा था। बहुत ज्यादा। और रिपोर्ट्स का दावा है कि ये फैसला इंडिया टुडे मैनेजमेंट की जानकारी या अनुमति के बिना लिया गया था। अच्छा। किसी भी बड़े मीडिया ग्रुप में ये एक बहुत गंभीर बात मानी जाती है। ये संस्थागत अनुशासन का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो मतलब एक तरफ कंटेंट को लेकर असहमति और दूसरी तरफ नियमों का उल्लंघन। और इन सब के ऊपर एक और बड़ी बात थी, प्लेटफॉर्म के मूल चरित्र का बदलना। बिल्कुल। जब आप इन सबको एक साथ देखती हैं, बार बार फिल्मी मेहमान, 7 घंटे लंबा इंटरव्यू, प्लेटफॉर्म का फोकस बदलना, मैनेजमेंट को लूप में न रखना, तो एक पैटर्न उभर कर आता है। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, ये एक ब्रांड की पहचान का संकट था। लल्लन टॉप की भदेश पहचान और सौरभ की बढ़ती हुई सेलिब्रिटी छवि के बीच एक टकराव पैदा हो रहा था। और शायद यही टकराव उनके व्यक्तित्व में भी दिख रहा था। रिपोर्ट्स में उनके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का भी जिक्र है। हाँ, और ये काफी दिलचस्प तरीके से बताया गया है, एक सफर की तरह। कैसा सफर? राजनीति में गहरी रुचि रखने वाले बुंदेलखंड के एक लड़के से लेकर बॉलीवुड की पार्टियों में सोनाली बेंद्रे को मेरी दोस्त कहने तक का सफर। इसमें कुछ गलत तो नहीं है, ये व्यक्तिगत विकास है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आपका ब्रांड भदेस हो तो ये सेलिब्रिटी वाला अंदाज शायद उस ब्रांड से मेल नहीं खाता। अच्छा, उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक और किस्सा भी बताया गया है। हाँ, कहा जा रहा है कि वो फिल्मी लोगों को अपनी पत्नी के बारे में बताते थे कि वो हार्डली वॉच एनी हिंदी कंटेंट। अब ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये उस सांस्कृतिक बदलाव की तरफ इशारा करती है जो उन्हें उनकी मूल ऑडियंस और ब्रांड की पहचान से शायद दूर ले जा रहा था। और जब व्यक्ति ब्रांड से बड़ा दिखने लगे तो संस्थान असहज होने लगते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट में एक बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, अवसरवादी। और ये भी लिखा गया है कि उन्होंने वामपंथी चेहरा दिखाकर भाजपाइयों को साध लिया। ये तो एक बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये हमारा विश्लेषण नहीं है, ये पूरी तरह से उन रिपोर्ट्स में कही गई बात है जो हमारे स्रोत हैं। सही है। उनका नजरिया ये है कि सौरभ ने मौकों को बहुत अच्छे से पहचाना और उनका फायदा उठाया, चाहे वो वैचारिक रूप से किसी भी तरफ का हो। ये एक तीखी टिप्पणी है, लेकिन ये उस नजरिए को समझने के लिए जरूरी है। तो एक तरफ संस्थागत टकराव और दूसरी तरफ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे थे जहां अलग होना लगभग तय था। ये हमें उस सवाल पर ले आता है जिसके बारे में सब सोच रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम, अब जाएगा कहां? आगे क्या है? देखिए, अटकलों का बाजार तो गर्म है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो 3 मजबूत संभावनाओं की तरफ इशारा करती है। अच्छा। और तीनों ही अपने आप में बहुत बड़ी खबरें हैं। तो सबसे पहली और सबसे मजबूत संभावना क्या लग रही है? विकास दिव्यकीर्ति के साथ एक नई शुरुआत। वाह, ये तो डिजिटल दुनिया में एक पावर कपल जैसा होगा। मतलब ये तो
एक ड्रीम टीम है, बिल्कुल। पर ये प्लेटफॉर्म करेगा क्या? ये न्यूज़ होगा, एजुकेशन होगा या कुछ बिल्कुल नया? यही सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स में इसके लिए 1 और 1 11 होने वाली स्थिति कहा गया है, आप सोचिए, एक तरफ सौरभ की पत्रकारिता और कहानी कहने की कला, और दूसरी तरफ दिव्य कीर्ति का अकादमिक ज्ञान और समझाने का अंदाज। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो ये सिर्फ न्यूज़ या सिर्फ एजुकेशन नहीं होगा। ये इंफोटेनमेंट की एक नई परिभाषा गढ़ सकता है। बिल्कुल। ये डिजिटल कंटेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका होगा। ये तो हुई पहली और सबसे रोमांचक संभावना। दूसरी अटकल क्या है? दूसरी संभावना थोड़ी नॉस्टैल्जिक है, पुराने साथियों के साथ रीयूनियन। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि लल्लन टॉप छोड़ने के बाद सौरभ के पुराने सहयोगी अभिनव पांडे कभी नोएडा फिल्म सिटी में नजर नहीं आए थे, लेकिन हाल ही में उन्हें वहां देखा गया है। अभिनव पांडे और न्यूज़ पिंच का क्या कनेक्शन है? अभिनव और कुछ दूसरे पुराने साथी मिलकर न्यूज़ पिंच नाम के एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म को हमेशा से सौरभ का आशीर्वाद रहा है। तो अटकल ये है कि अब शायद ये पुरानी तिकड़ी सौरभ, अभिनव और उनकी टीम फिर से एक साथ एक ही छत के नीचे आ सकती है। ये एक तरह से गेटिंग द बैंड बैक टुगेदर वाला मामला है। इसमें एक तरह का कंफर्ट तो होगा अपनी पुरानी टीम के साथ काम करना। हाँ, लेकिन क्या वो इंडिया टुडे जैसा स्केल दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा। यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। अपने लोगों के साथ काम करने का आराम तो है, लेकिन बिना किसी बड़े कॉर्पोरेट की बैकिंग के उस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। और एक तीसरी संभावना भी है जो इन दोनों से काफी अलग है, वो मुंबई जाने वाली बात। हाँ, तीसरी संभावना है उनके मुंबई जाकर फिल्म लेखन का काम करने की। ये अटकल इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि पिछले कुछ समय से उनका झुकाव फिल्म इंडस्ट्री की तरफ साफ नजर आ रहा था। सही है। रिपोर्ट्स ये भी मानती हैं कि वो बहुत प्रतिभावान हैं, और अगर वो ये काम करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो वहां भी सफल होंगे। लेकिन इसकी संभावना कम क्यों मानी जा रही है? क्योंकि जानकार मानते हैं कि पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन उनका पहला प्यार है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हर दिन कैमरे के सामने रहना, लोगों से बात करना, अपनी राय रखना पसंद है। और फिल्म लेखन एक बहुत अकेला और लंबा काम है। बिल्कुल। इसलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो शायद ही अपने मूल काम से पूरी तरह कटकर कुछ और करें। एक साइड प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन मुख्य काम नहीं। शायद। उनके जाने के तरीके के बारे में भी एक दिलचस्प बात सामने आई है। ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ एक झटके में हुआ। नहीं, काफी प्लानिंग से हुआ है। अच्छा। हाँ, ये काफी रोचक है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब वो नोएडा फिल्म सिटी के स्टूडियो से विदा ले रहे थे तो उन्होंने अपने सहकर्मियों से अलग अलग बातें कहीं। जैसे? कुछ से कहा कि वो अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव पर जा रहे हैं। कुछ जूनियर साथियों को ये भरोसा दिया कि उनके पास एक बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। तो मतलब वो अपने पत्ते आखिर तक अपने सीने से लगाए रखना चाहते थे। हाँ, और शायद अपनी टीम को भी साथ रखने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तस्वीर ये बनती है कि हमने एक आम धारणा से शुरू किया कि सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप के मालिक हैं, और पाया कि कहानी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और एक फाउंडिंग एडिटर की है। फिर हमने समझा कि ये सफल जोड़ी टूटी क्यों, और हमें ब्रांड की पहचान, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संस्थागत नियमों के बीच एक टकराव दिखा। बिल्कुल। और अब भविष्य अनिश्चित है, लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ है। बिल्कुल। और अगर हम इस कहानी को एक बड़े कैनवस पर रखकर देखें तो ये मामला सिर्फ सौरभ द्विवेदी या लल्लन टॉप का नहीं है। ये डिजिटल युग का एक क्लासिक संघर्ष है, एक करिश्माई क्रिएटर और उसे मंच देने वाले एक बड़े मीडिया संस्थान के बीच का रिश्ता। एक तरफ एक चेहरा है जिसे लगता है कि दर्शक उसके लिए आते हैं, और दूसरी तरफ एक संस्थान है जिसे लगता है कि उसने उस चेहरे को बनाने के लिए मंच और संसाधन दिए हैं। ये ब्रांड और व्यक्तित्व की लड़ाई है। कौन बड़ा है? हाँ, ये डिजिटल युग में ब्रांड और व्यक्तित्व के बीच की धुंधली होती रेखा पर एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। लल्लन टॉप की सफलता का श्रेय असल में किसे मिलना चाहिए? सौरभ द्विवेदी के चेहरे और उनके अनोखे अंदाज को, या इंडिया टुडे ग्रुप की रणनीति, उनके पैसे और उनके विशाल नेटवर्क को? और सच कहें तो इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब है भी नहीं है। और शायद यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। आज की ये पूरी चर्चा हमें एक विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या? किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता असल में किस पर निर्भर करती है? एक करिश्माई चेहरे पर, या उसके पीछे की संस्थागत रणनीति और संसाधनों पर? शायद सौरभ द्विवेदी का अगला कदम ही हमें इस सवाल का ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएगा।